बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट टीचर की टैक्स रिटर्न के हवाले से है और इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस तरह कोई गवर्नमेंट टीचर एक सैलरी लेता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है उस पे, फिर सेकंड वो जो ड्यूटीज़ करता है जब इलेक्शन होते हैं उसकी अगर इनकम आ रही है तो वो कहाँ डिक्लेयर करनी है। इसके अलावा अगर वो कहीं कोचिंग वगैरह यानी कि कोई ट्यूटर के सर्विसेज अंजाम दे रहा है तो उसको हमने कहाँ मेंशन करना है। इसके अलावा अगर कोई उसको बोनस या इस तरह की कोई चीज़ें कोई फ़र्दर यानी कि इनकम मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको कहाँ डिक्लेयर करना है। और साथ साथ आज हम इसमें देखेंगे कि इसके अलावा कोई गवर्नमेंट टीचर की कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं और उनसे कोई रेंटल इनकम आ रही है, उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट है उनकी यानी कि नेशनल सेविंग के अंदर या बैंक के अंदर, बैंक के अंदर कोई उन्होंने सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, उसके अंदर कोई उनकी कोई सेविंग है, उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। और इसके अलावा कहीं उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी के साथ, वहाँ से जो इनकम आती है उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम सिंपली रूल ये करेंगे कि पहला जो सिर्फ उनकी जो सैलरी आती है डिपार्टमेंट की तरफ से उसको कैसे डिक्लेयर करना है, उसकी जो टैक्स की एग्जम्पशन है 25% की, उसको हमने कैसे लेना है। फ़र्दर हम इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। उनकी कोचिंग की जो इनकम आ रही है वो, फिर उसके बाद जो इन्होंने पेपर चेकिंग की फ़ी है वो जो इनको मिली वो, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते जाएंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखें जी, आपके सामने ये एक रिटर्न फॉर्म ओपन हुआ है। ये कैसे ओपन होगा जी, आपने डिक्लेरेशन पे जाना है। डिक्लेरेशन पे जाके आपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने हमेशा नॉर्मल वाला फॉर्म सिलेक्ट करना है। हमेशा यही करें क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अगर कोई हमारी अदर इनकम आ रही होती है तो ईज़िली इसमें हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बाकी इसमें जो दूसरे यानी कि आपके सामने रिटर्न आ रहे होंगे ये सिंपल ही होते हैं, इसमें ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। तो मैं रेकमेंड हमेशा यही करूँगा कि आप नॉर्मल फॉर्म ओपन करें। तो यहाँ से आप जब इसको ओपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने टैक्स ईयर अगर फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 2 साल की रिटर्न फाइल होगी। टैक्स ईयर 23 पहले फ़ाइल करनी पड़ेगी और फिर टैक्स ईयर 24। तो क्योंकि हम ऑलरेडी पहले एक फ़ाइल कर चुके हैं तो यानी कि प्रीवियस रिटर्न हमारी फाइल्स हैं, तो हमने टैक्स ईयर 24 सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, हम करंट ईयर की कर रहे हैं। तो ये करने के बाद जब ये सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे तो फिर ये सामने जो आपके पास इंटरफेस ओपन हुआ है रिटर्न का, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए चार्ट बनाया है। ये फ़र्दर आप सारी चीज़ें अपनी जो आपकी सैलरी होगी वो आपको कलेक्ट करना होगा पूरा डेटा कि पूरे साल की आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी। ठीक है, उसके अलावा आपने जो क्या कहते हैं पेपर चेकिंग किए हैं, कितने पेपर चेक किए हैं, उसके ऊपर जो फ़ी मिली है आपको, जो इनकम आई है वो कितनी है। फिर उसके बाद अगर आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में ड्यूटीज़ की हैं उसके ऊपर जो आपको पैसे मिले हैं वो कितने हैं। आपने अगर इलेक्शन की ड्यूटीज़ की हैं वो आपको कितने पैसे मिले हैं वो आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा कोई अगर आप कोचिंग पढ़ाते हैं या कुछ ट्यूशन देते हैं बच्चों को, उससे अगर कोई अर्निंग आ रही है तो वो कितनी है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है और इसको मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा आज के टॉपिक में। तो ये आपके सामने नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की जो हमारी ग्रॉस इनकम थी वो पूरे साल की थी 10,20,000 रुपये। सबसे पहले हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे पे वेजेस एंड अदर्स के अंदर। ठीक है जी, यहाँ हम ग्रॉस वैल्यू मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मेडिकल का बेनिफिट बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर का है उसका मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि वो सैलरी का 66.6% होता है, उसका हम 10% निकालते हैं तो हमारे पास मेडिकल का बेनिफिट आ जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर का डिफरेंट है, जो आपकी स्लिप पे होगा वो आपने पूरे साल का कैलकुलेट कर लेना है। तो अमूमन जो हम अमाउंट वो बनती है वो तकरीबन 18,000 की अमाउंट बनती है। ठीक है जी, तो इसको हम कैलकुलेट करके दोबारा से रीकैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ और बताता जाऊँ, अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी बोनस या कोई इस तरह के पैसे मिले हैं यानी कि कोई गिफ्ट हुआ है, यानी कि डिपार्टमेंट ने आपकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कोई अलग पैसे दिए हैं, तो आपने कहाँ मेंशन करना है, इस जगह पे। ठीक है, 109 के कोड पे। कोई ग्रेजुटी आपको पूरे साल यानी कि आपने जॉब छोड़ दी है, ग्रेजुटी वगैरह या पेंशन आपकी जो भी आएगी जो आती है वो आपने फिर यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, इस जगह पे, इस कॉलम पे। अगर कोई बेनिफिट अगर बोनस है अगर इसके अंदर इंक्लूड था, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर प्राइवेट सेक्टर वाले हैं अगर उनकी फ़र्ज़ करेंगे ये पूरी सैलरी और इसके साथ बोनस भी ऐड है तो बोनस को आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, इसमें से लेस करने के बाद इस जगह पे आप बोनस अलग से लिखेंगे कि ये डिपार्टमेंट ने आपको बोनस दिया है तो आपने अलग लिखना है। बाकी ग्रेजुएटी और पेंशन की भी अमाउंट यहाँ आएगी। इसके अलावा
कोई ऐसे एक्सपेंस जो आपने अपने खर्चे पे किए हों और बाद में डिपार्टमेंट ने आपको रिटर्न कर दिए हों, तो वो वाले एक्सपेंडिचर आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है जी, इस वाले कॉलम पे। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसकी कंप्यूटेशन देख लेते हैं। हम आते हैं टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के ऊपर आते हैं, और आने के बाद हमने क्या करना है, कंप्यूटेशंस के ऊपर आना है। ठीक है जी, कंप्यूटेशंस के ऊपर आने के बाद देखें हमारा जो टैक्स बन रहा है 10,050 बन रहा है हमारी सैलरी के ऊपर। अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर को ये यानी कि बेनिफिट है टैक्स का, तो हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। इस वैल्यू को कॉपी करके हमने आना है टैक्स रिडक्शंस के ऊपर। टैक्स रिडक्शन के ऊपर आने के बाद ये देखें जी, टैक्स रिडक्शन ऑफ फुल टाइम टीचर, इस जगह पे आके इस जगह पे आपने आके वैल्यू पेश कर देनी है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है जी, ये हमें बेनिफिट यानी कि दे दिया गया है 2513 का। हम वापस आते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर, आके वैल्यूज़ देखते हैं तो 7,537 रुपये का हमारा जो है टैक्स एडमिटेड टैक्स बन रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है डिपार्टमेंट ने ये डिडक्ट किया होगा। तो इस वाली वैल्यू को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करके हमने कहाँ आना है, दोबारा एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आना है। एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आके सेक्शन 149, ठीक है जी, इसके ऊपर आके हमने ये मेंशन कर देना है। देखें जी, पहला केस तो हमारा इनकम का सारा डिक्लेयर हो गया है। अभी हम वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ नहीं जा रहे। अगर ये पहला केस आपका है, आपकी सिर्फ सैलरीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट टीचर है वो सिर्फ एक ही इनकम आ रही है सैलरी से, तो आपने उसको इस तरह डिक्लेयर करना है। बाकी हम वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे, वो फिर वहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसी सारी चीज़ें करनी है। तो पहला पार्ट ये हो गया जिनकी सिर्फ गवर्नमेंट से सैलरी आती है। ठीक है जी, इसके अलावा वो टीचर जिनकी अदर इनकम भी है इसके अलावा, यानी कि पेपर चेकिंग की और इस तरह की अगर फ़ी भी है, तो उसको कैसे डिक्लेयर करना है। तो इधर आ जाएंगे। बेसिकली ये जो हैं एग्ज़ाम हॉल ड्यूटी, ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं सारी चीज़ें, ये जितनी भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल ये चीज़ें होती हैं, तो इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट जो है टैक्स डिडक्ट करके ही यानी कि पेमेंट करता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये स्लैब है, ये अदर देन अबव मेंशन सीरीज़ है, ये कॉन्ट्रैक्ट है एज़ पर 9% है, और अदर देन सर्विसेज के ऊपर 11% है। अगर इन केस कंपनी होगी जो यानी कि ये काम दे रही है, अगर वो कंपनी है तो 9% डिडक्ट होगा, और अदर देन अगर कंपनी होगी तो 11% होगा। अभी आपने देखना है जो भी आपको ये पेमेंट मिलेगी, ये यानी कि उसमें टैक्स सेक्शन देखना है कि क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से आपने डिक्लेयर करना है। तो हम इसको एज़ पर कंपनी डिक्लेयर करते हैं। कितनी वैल्यू को, 4,61,600 को। ठीक है जी, हम आते हैं कहाँ पे, फाइनल एंड फिक्स टैक्स के ऊपर आएंगे। देखें, अगर पेमेंट ऑफ सर्विसेज है, अगर 11% है, उस पर आपने सेक्शन देख लेना किस सेक्शन के हिसाब से उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया। या इस पर होगा, या रसीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 10% भी हो सकता है और 8% भी हो सकता है। बेसिकली ये मैंने आपको सेक्शन बताया था, ये एक अदर इन केस अगर कंपनी है तो वो 9% है तो टैक्स है 24 में, और अदर देन कंपनी है तो 11% होगा। तो हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि अदर देन कंपनी के अंदर हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू हम पोस्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको हम करते हैं कैलकुलेट। देखें, कैलकुलेट करने के बाद ये टैक्स नहीं बना रहा, तो बेसिकली इसको हमने आगे क्या करना है, हमने आना है बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस के ऊपर आके हमने करना है अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर आके हमने करना है अदर्स के अंदर आके हमने ये मेंशन कर देना है। ठीक है जी, इधर भी मेंशन करना है टोटल अमाउंट के अंदर अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम सब्जेक्ट टू फाइनल एंड फिक्स। ठीक है, फिक्स एंड फाइनल है, इस पर आके हमने इसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद हमने वापस इस टैब को क्लोज़ करते हैं। टैक्स चार्जेबल के अंदर आना है, फाइनल के अंदर आना है, और फाइनल के अंदर आके देखें, इसके ऊपर आने के बाद देखें 50,776 रुपये का टैक्स है। इतना ही डिपार्टमेंट में हमारा टैक्स डिडक्ट किया होगा पेमेंट करने से पहले। तो 50,776 को हम यहाँ मेंशन कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी, इसके बाद आपकी आती है जी, हम आ जाते हैं इधर। अब आ गई ट्यूशन फ़ी। अगर आप कोई कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उससे जो आपकी इनकम आ रही है वो 1,20,000 है, तो इसको आपने कहाँ डिक्लेयर करना है, इसको देख लेते हैं। तो आपने आना है, इसको हम करते हैं क्लोज, और अदर सोर्स के ऊपर आते हैं, रसीड एंड डिडक्शंस के ऊपर आते हैं,
और रसीद एंड अदर रसीद के ऊपर आके आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है ये इनकम। कितनी अमाउंट है जी? 1,20,000 है, तो 1,20,000 आपने यहाँ मेंशन कर देना है और इसको कर लें कैलकुलेट। ठीक है, और वापस आते हैं हम जी अपनी, इसको क्लोज़ करते हैं, वापस आते हैं टैक्स चार्जेबल के अंदर कंप्यूटेशन के ऊपर। देखिए जी, यहाँ आने के बाद देखें हमारा कोई भी टैक्स नहीं निकल रहा, बल्कि हमारे पास जो है रिफंडेबल इनकम आ रही है। ठीक है, अपनी ट्यूशन फ़ी भी पूरी डिक्लेयर करने के बाद। क्या कहाँ की है हमने दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। अदर सोर्स पे की है और इसके ऊपर रसीद एंड इसके ऊपर आके की है, और हमने अदर रसीद पे लिखी है अमाउंट और सब्जेक्ट टू नॉर्मल कर लिया। ठीक है, और पूरी कैलकुलेट करने के बाद हमारा कोई टैक्स नहीं बना। ये देखें हमने ये केस पूरा क्लोज़ कर दिया, जिसमें हमने सैलरी डिक्लेयर कर दी, पहले उसका टैक्स निकाल के रिडक्शन ले ली, फिर उसके बाद हमने पेपर चेकिंग के एग्जामिनेशन हॉल की ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं, उसकी सारी डिक्लेरेशन कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने कोचिंग की, ट्यूशन की यानी कि डिक्लेरेशन कर दी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके अलावा अगर किसी गवर्नमेंट टीचर की कोई और इनकम है, फ़र्ज़ करें कि उन्होंने प्रॉपर्टी यानी कि उनके पास है और उन्होंने रेंटल इनकम आ रही है, तो वो कैसे डिक्लेयर करनी है? अगर पूरे साल की, अगर फ़र्ज़ करें कि उनकी कोई शॉप है जिससे वो 15,000 रुपये उनके पास आते हैं, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, और 12 महीने 1,80,000, तो इसको कैसे डिक्लेयर करना है? हमने आना है रेंट रसीद, इस जगह पे लिख लेना है 1,80,000। ठीक है जी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 36 यानी कि 20% इसका गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम्प्ट है, यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरफ से ये आ जाएगा। अगर हम जब इसकी वेल्थ स्टेटमेंट और उसके टैक्स चार्जेबल के ऊपर आके हम चेक कर लेते हैं, कोई टैक्स निकलता है हमारे पास, देखें 5,639 रुपये का इस हिसाब से हमारा टैक्स जो टैक्स की है लाइबिलिटी निकलती है। जब अदर इनकम हम ऐड करेंगे सबको, क्योंकि फिर वो नॉर्मल में ट्रीट करता है हर चीज़ को, तो पूरी इनकम को टोटल करने के बाद वो हमारे पे रेट इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये 5,639 का हमारे पे टैक्स यानी कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, अगर आपके पास अदर इनकम यानी कि कोई प्रॉपर्टी से या रेंटल इनकम नहीं है, तो आप इसको लेस यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ से आप इसको आके रिमूव कर दीजिएगा, तो ये हट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है, ये उनके लिए जिनकी प्रॉपर्टी इनकम है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको बैंक से प्रॉफिट आता है तो अदर सोर्स पे आएँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर कि वो एक्सीड 5 मिलियन होता है, अगर 5 मिलियन तक है तो आपने यहाँ डिक्लेयर करना है। अगर 5 मिलियन से कम है जो बैंक से प्रॉफिट आता है आपको, तो फिर आपने आना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर और फाइनल एंड फिक्स के ऊपर आना है। अगर आपके पास कोई बहबूद सर्टिफिकेट है या पेंशन बेनिफिट है तो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है जी, और इसके अलावा बैंक प्रॉफिट है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, वो आपने फाइनल एंड फिक्स के अंदर आना है, 7B लिखना है, अमाउंट नॉट एक्सीड टू 5 मिलियन, इधर आके यहाँ आपने बैंक का नाम लिखना है MBL। ठीक है जी, जो भी बैंक होगा आपका, नेशनल सेविंग है, जो भी है, इधर आके आप लिखेंगे, उसका अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। फ़र्ज़ करें 1,00,000 रुपये पूरे साल का मिला है आपको, तो फाइलर के लिए वो 15% का टैक्स है उसके ऊपर, और नॉन फाइलर का 30% डिडक्ट होता है उसका। तो हम ये 15% करते हैं यहाँ पे, और 15% का टैक्स क्योंकि बैंक डिडक्ट करता है जब भी आपको ये पेमेंट करता है, तो ये डिक्लेयर कर देंगे आप। ठीक है जी, फिर ये सारा करने के बाद हमने कहाँ आना है, इसको हम करते हैं क्लोज़। एक बार हम आते हैं चार्जेबल और कंप्यूटेशन के ऊपर दोबारा देख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी टोटल जो टैक्सेबल इनकम है वो ये है। ठीक है, 12,66,00 टैक्स लाइबिलिटी बनी है, एडमिटेड टैक्स बना है वो 5,639 रुपये है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्योंकि ये सारी चीज़ें लिख दी, इसके बाद कुछ टैक्स जो हैं आपके डिडक्ट होते हैं, एडजस्टेबल टैक्स कहलाते हैं। तो एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आएंगे, तो एडजस्टेबल के अंदर यहाँ तो आपने कोई विड्रॉल किया है उसके ऊपर अगर कोई टैक्स कटा है यानी कि कैश निकाला है ज़्यादा, तो उसके ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। और टेलीफोन का है, टेलीफोन बिल की अगर कोई आपकी यानी कि आपके नाम पे सिम, उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने लिख देना, जैसे जैज़ लिख दिया, नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ लिख देंगे कि पूरे साल का यानी कि सर्टिफिकेट के ऊपर जो मेंशन होगा वो आपने इधर लिख देना है, इधर टैक्सेबल उसकी वैल्यू लिख देनी है और टैक्स यानी कि अमाउंट लिख देनी है। इसके ऊपर मैंने लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है कि जैज़ का यानी कि सर्टिफिकेट, टेलीनॉर का सर्टिफिकेट कैसे हम हासिल कर सकते हैं। ये 1 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, मेरी वीडियो लिंक के अंदर है, वो मैं मेंशन कर दूंगा।
ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने कोई रेमिटेंस यानी कि बाहर कोई ट्रांजैक्शन की है, उस पर कोई चीज़ मंगवाई है, उस पर जो टैक्स डिडक्ट होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ वैल्यू लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के यानी कि कोई ट्रांसफ़र वगैरह की है तो यहाँ उसका टैक्स आ जाएगा। और अगर इंटरनेट बिल है जो आप पे कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। व्हीकल यानी कि कोई व्हीकल का कोई टैक्स लिया है तो वो यहाँ मेंशन हो जाएगा जी। अच्छा जी, अगर आपने कोई कैश निकाला है और कैश के ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिएगा कितना निकाला था, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है। तो सारे आपके एडजस्टेबल टैक्स आप जब यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है, मेंशन करने के बाद आप दोबारा एक बार कंप्यूटेशन के ऊपर आके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को चेक कर लेंगे। देखें पहले ज़्यादा आ रहा था, 5139 हो गया। ठीक है जी, तो ये आपने प्रिपेयर कर लेना और इसको पे करना है। फिर आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। ये सारा यानी कि वेल्थ बनाने के बाद आखिर में ये काम कीजिएगा, आपने आना है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट पे आने के बाद आपने सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर आना है। तो आपने पूरे साल के अपने बैंक्स को देख लेना है कि आपने कितना यानी कि पेमेंट गिरी है और कितने पैसे निकले हैं ड्यूरिंग द ईयर। 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक कितने डेबिट हुए हैं और यानी कि कितने क्रेडिट हुए हैं बैंक में और कितने डेबिट्स हुए हैं। ओपनिंग प्लस क्रेडिट अमाउंट ये आ जाएगा टोटल, और लेस कर दीजिएगा डेबिट अमाउंट, तो उस आपका बैंक का एंडिंग आ जाएगा। जो आपने लेस किया होगा उस वैल्यू को आपने यहाँ यूटिलाइज़ करना है कि आपने पूरे साल में ये सारी चीज़ें इस तरह पैसे निकालें, और उसको अगर आप डिटेल बना सकें तो डिटेल बना लीजिएगा, वरना इस जगह पे आके मेंशन कर दीजिएगा। अब फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे आके मेंशन कर देते हैं कि हमारे पूरे साल का जो ख़र्चा था 6,80,000 रुपये। ठीक है जी, हमने यहाँ मेंशन कर दिया, और जो हमारे टैक्सेस वगैरह डिडक्ट हुए हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे सारा। ये हमारा ये हमारा आउटफ्लो है। आउटफ्लो की डिटेल हमने डाल दी है। ठीक है, अगर हम रिकन्सिलेशन पे जब जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। हमने इस जगह पे आउटफ्लो की डिटेल डल गई है। सबसे पहले हम अपने पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को अब देख लें। अब आना है हमने पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे जो चेंज आएगा वो आपने करना है। ठीक है जी, जहाँ जहाँ चेंज आएगा वो करना है। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि पूरे साल के अंदर टैक्स चार्जेबल पे आएँ। मैं आपको समझाने की रिकन्सिलेशन की एक पूरी थीम बता रहा हूँ। क्या करना क्या है कि आपने एक तो अमाउंट अर्न की है 10,20,000, ये आपने सैलरी से कमाए हैं। 1,44,000 ये आपकी प्रॉपर्टी से इनकम आई है। 4,61,600 ये आपकी ट्यूशन एंड लेक्चर हॉल से इनकम आई है, और ये आपकी ट्यूशन से जो आपने अर्निंग की है। तो 17,45,600 का आपने टोटल इस साल अर्निंग की है। ठीक है, 17,45,600 की अर्निंग की है, और आपने जो इसमें से खर्च किया है उसको लेस कर देते हैं, 7,53,813 रुपये। तो आपके पास 9,51,787 रुपये का एसेट्स के अंदर चेंज आना चाहिए। ठीक है जी, पर्सनल एसेट्स पे आएँ। देखें अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल ब्लैंक होगा ये पेज, आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आके अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इस तरह जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ होगी आपने यहाँ आके प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर देनी है। जितनी भी होगी शॉप्स हैं, जितने घर हैं, वो आपने सारे के सारे यहाँ आके मेंशन कर देने हैं। ठीक है जी, फिर आपने जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं जो आपने ओपन करवाए हुए हैं वो सारी डिटेल बैंक अकाउंट की जितनी भी है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई गोल्ड है तो आपने यहाँ मेंशन करना है, कोई मोटर व्हीकल है तो यहाँ मेंशन करनी है, उसका नाम पूरी डिटेल के साथ जी। अच्छा, हाउस इफ़ेक्ट यानी कि घर में जो सामान है वो कितनी मालियत का है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। पर्सनल आइटम्स अगर जो आपकी कोई पर्सनल चीज़ें हैं वो आपने यहाँ मेंशन करनी है, जैसे बाइक वाइक हो गई या इस तरह की कोई चीज़ है जो छोटी मोटी चीज़ें कहलाती हैं वो इस जगह पे आपने मेंशन कर देनी है। अच्छा जी, कैश है, कैश की वैल्यू आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो टोटल ये आपका, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो करेंगे ये उनके लिए, वैसे हमने प्रीवियस ईयर यानी कि जो हमारे पास वेल्थ स्टेटमेंट आ रही है वो इतनी आ रही है। इस साल हमारे पास जो चेंज आया है वो 9,91,787 का चेंज है। ये यहाँ तो हमारे बैंक में बड़ा होगा, यहाँ हमारे पास कैश अवेलेबल होगा। अगर बैंक में भी नहीं होगा, कैश में भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है यहाँ तो हमने कोई एसेट परचेज़ किया है इस साल। ठीक है जी,
तो हम सबसे पहले अपने जो बैंक के बैलेंसेस हैं उनको चेंज करते हैं। हमारा बैंक का बैलेंस है मीज़ान का 24 लाख रुपए। देखिए 9 लाख का तो डिफरेंस यहाँ आ गया, तो ये हम कर देंगे 91,000 जो है हमारे पास कैश में इंक्रीज़ हुआ है। तो कैश की वैल्यू 7.5 लाख थी, तो 7.5 लाख में प्लस कर देंगे तो वैल्यू 8,41,787 रुपये है। ठीक है जी, इसको आगे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। अच्छा, अगर आपके बैंक अकाउंट सब चेंज होंगे तो आपने 30 जून 2024 का जो भी बैलेंस होगा बैंक का वो आपने यहाँ मेंशन करना है। ठीक है जी, गलती नहीं कीजिएगा। 30 जून 2024 का जो भी बैलेंस आ रहा होगा आपने, जैसे बैंक अल हबीब में अगर चेंज हुआ होगा तो यहाँ करना है, मीज़ान में चेंज हुआ है तो यहाँ करना है, HBL में चेंज हुआ है तो यहाँ करना है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर कोई आपने मज़ीद काम करवाया है या मज़ीद उसको एक्सटेंड की प्रॉपर्टी को यानी कि उसमें काम करवाया है उसके अंदर, तो आपने उसकी वैल्यू यहाँ चेंज करनी है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करना। जो वैल्यूज़ आपने फर्स्ट टाइम पुट की थी, जो एज़ पर आपके एग्रीमेंट या लीज़ के पेपरों के ऊपर थी, तो वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह गोल्ड में कोई चेंज नहीं होगा, इसी तरह रहेगा वो। और पर्सनल इफ़ेक्ट जो हाउस इफ़ेक्ट है, अगर कोई नई चीज़ ख़रीदी होगी आपने या घर के अंदर कुछ एडिशन यानी कि लाया होगा तो तब ऐड करना है। और पर्सनल इसी तरह पर्सनल आइटम्स के अंदर भी। और अगर भी देखें अगर कैश इंक्रीज़ हुआ है तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। देखिए रिकन्सिलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हमने आना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। देखें 9,91,787 का चेंज था, मैंने ऑलरेडी आपको पहले करके बता दिया था। अब हमने इसको डिक्लेयर कैसे करना है। हम देखें आउटफ्लो ये है, आउटफ्लो के अंदर हम पर्सनल एक्सपेंस सारी डिटेल दे चुके हैं। अब हमने इसको डिटेल देनी है इनफ्लो की, 9,91,787 की। तो हमने आना है जी टैक्स चार्जेबल के ऊपर। टैक्स चार्जेबल के आने के बाद कंप्यूटेशन के ऊपर टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम हमारे पास ये आ रही है, जिसमें से ये फ़िक्स ये फ़ाइनल इनकम है और ये एग्जम्प्टेड अमाउंट है। तो इन सब का टोटल मिला के अमाउंट बना 12,66,000। तो हमने इसको करते हैं क्लोज़ और वेल्थ पे आते हैं, रिकन्सिलेशन पे आते हैं। इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इस जगह पे पेश कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। फिर आएंगे टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंप्यूटेशंस के ऊपर, फाइनल इनकम कॉपी, इसको करेंगे, ये वेल्थ पे आए। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, रिटर्न फॉर द फाइनल इनकम एंड फिक्स्ड, इसके ऊपर आके यहाँ लिख देंगे, इसको करेंगे कैलकुलेट। और जो मेडिकल की एग्जम्पशन थी 18,000 रुपये, अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये कंप्यूटेशन ये रही 18,000 रुपये। इसको दोबारा करते हैं क्लोज और वेल्थ पे आते हैं। वेल्थ पे आने के बाद रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आते हैं और यहाँ आके हम पेश कर देते हैं 18,000 रुपये मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया कैलकुलेट, देखें ये ज़ीरो हो गया, सारी चीज़ें मैच हो गई। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव करना है, एट्रीब्यूट पे आना है। एट्रीब्यूट पे आके आपने रेसिडेंस का स्टेटस लगा देना है और सेव करना है। जो आपकी अब चालान की जो पेंडिंग है, अगर हम चार्जेबल के ऊपर आएँ, कंप्यूटेशन के ऊपर आएँ, यहाँ से आपने क्लिक करेंगे तो ये CPR जनरेट हो जाएगा, ये पे कर देंगे। पेमेंट्स के ऊपर अच्छा, वो पे करने के बाद पेमेंट्स में आना है, रिलोड करेंगे, इधर आके इसको वो कर देंगे, लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद आपने करना है सेव एंड देन सबमिट। ठीक है जी, सबमिट कर देंगे। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।